मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे मैं अंदाजा लगा चुका हूँ कि सिंध के वडेरे रईस कबू का और तुम्हारा ताल्लुक किसी बहुत बड़े और बहुत ही खतरनाक किस्म के गिरोह से है। मैंने बेला से कहा, मैं उस गिरोह के बारे में ज्यादा जानने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि मुझे कहाँ और क्यों ले जाया जा रहा था। बेला ने कहा, तुम्हें कहाँ और क्यों ले जाया जा रहा था ये जानने की भी शायद अब तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं इस सिलसिले में कुछ जानती भी नहीं। जो लोग तुम्हें कहीं ले जाना चाहते थे उन्हें तुमने रास्ते में खत्म कर दिया। वैसे तुम वाकई बहुत दलेर हो। एक हाथ में हथकड़ी होने के बावजूद तुमने जिस तरह उन तीनों को खत्म किया वो काबिल तारीफ है। तुम्हारी बहादुरी की तारीफ तो आचिर भी कर चुका था। तुमने बंदीखाने में उन दोनों की जिस तरह पिटाई की थी उसका भी मुझे मीरा से पता चल गया था, और रास्ते में तुमने जो कुछ भी किया उस पर तो मैं अब भी हैरान हूँ। मैंने उसे घूरा कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। वो मुस्कुराई, बोली, तुम्हारे सवाल का जवाब मैंने दे दिया। मैं वाकई कुछ नहीं जानती। वैसे भी चंद घंटों के बाद मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हो जाएंगे। कदालिया पहुंचने के बाद तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जाने के लिए आजाद होगे। मैं चौंक गया। कहा, ओह, क्या वाकई? वो मुस्कुरा दी, बोली, हाँ, मगर मुझे हैरत है कि तुम उन लोगों के हाथ कैसे लगे। तुम्हारे बाजुओं में भरी हुई कुव्वत और हौसले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम 2-4 आदमियों के बस के नहीं हो। फिर उनके काबू में कैसे आ गए? मैंने कहा, मैं अंदाजा लगा चुका हूं कि ये बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक किस्म का गिरोह है, और इस गिरोह में तुम जैसी लड़कियों की भी कमी नहीं जो मुझ जैसे लोगों को फांसने में अहम किरदार अदा करती हैं, और वो भी तुम जैसी ही एक लड़की थी। चंद रोज पहले मैं अपने एक अजीज की तलाश में उमरकोट आया था। मालूम करने पर पता चला कि मेरा वो अजीज 6 महीने पहले कुनरी जा चुका है, जहां मिर्चों के एक व्यापारी के पास मुलाजिम है। वो शाम का वक्त था। मेरा ख्याल था कि रात किसी छोटे मोटे होटल में गुजार कर सुबह की बस से कुनरी चला जाऊंगा। मैं एक सड़क पर जा रहा था कि एक कार मेरे करीब आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसने कहा कि वो बहुत देर से मुझे सड़कों पर फिरते हुए देख रही है। अगर मुझे कोई परेशानी है तो वो मेरी मदद करने के लिए तैयार है। मैंने अपनी परेशानी बता दी। उसने कहा कि वो एक वडेरे की बेटी है। अगर मैं पसंद करूं तो उसके साथ चलूं और रात उनका मेहमान रहूं। सुबह मुझे कुनरी भेजने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। मैं कुछ कहे बगैर उसकी कार में बैठ गया। वो मुझे शहर से बाहर एक मकान में ले आई। उस मकान में 2 अधेड़ उम्र औरतों के सिवा और कोई नहीं था। और फिर थोड़ी देर बाद उस लड़की ने बताया कि उसका बाप मीरपुर खास गया हुआ है और कल दोपहर से पहले उसकी वापसी नहीं होगी। वो मेरी खातिर मदारात में लग गई। पहले चाय के साथ पुरतकल्लुफ नाश्ता, फिर रात के खाने में फ्राई मुर्ग और बहुत सी चीजें। खाने के बाद वो मुझे बेडरूम में ले आई। बातें करते हुए उसने टीवी पर फिल्म लगा दी। उस वक्त मेरे दिल में शुबा पैदा हुआ कि वो कोई आवारा मिजाज लड़की है जो अपने मतलब के लिए मुझ जैसे लोगों को फंसा कर यहाँ ले आती है। अगर ऐसा ना होता तो वो एक अजनबी से इस तरह बेतकल्लुफ ना होती, और मेरा शुबा दुरुस्त निकला। इससे पहले कि मैं कुछ करता मेरे सर पर जोरदार धमाका हुआ। मेरे 14 तबक रोशन हो गए। आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी नाचने लगी और फिर मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। होश आया तो अपने आप को मुकद्दम और मीरा जैसे जल्लादों के कब्जे में पाया जो मुझे एक बंद वैन में कहीं ले जा रहे थे। हमारा सफर खंडरनुमा उस इमारत में खत्म हुआ जहां मुझे 3-4 दिन कैद रखा गया। वहां आते ही आचिर ने मेरी धुनाई कर दी थी, और फिर अगले रोज सुबह जब मैंने भागने की कोशिश की तो फिर उनके काबू में आ गया। आचिर के लिए तो पहले ही दिन से मेरे दिल में नफरत पैदा हो गई थी, और जिस तरह मैंने उसे मौत के घाट उतारा वो उसी नफरत का नतीजा था। मेरे खामोश होने पर उसने कहा, मेरा ख्याल है तुम सिंधी तो नहीं हो, शायद पंजाब के किसी इलाके से ताल्लुक है तुम्हारा। मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैं कसूर का रहने वाला हूँ। वो बोली, ओह कसूर, वही मलिका तरन्नुम नूर जहां का कसूर। मैंने उसे घूरा, कहा, हाँ, लगता है तुम पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानती हो। उसने कहा, तुम्हारी बातें बड़ी दिलचस्प हैं, मुझे अपने बारे में तफसील से बताओ। मैं चंद लम्हे खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा और फिर अपने बारे में बताने लगा। कसूर से चंद मील आगे सरहद की तरफ दरियाए ब्यास के किनारे एक गांव है, गंडा सिंह वाला। उससे 1.5 कोस के फासले पर एक और छोटी सी बस्ती है जिसका कोई नाम नहीं। बस्ती 25-30 घरों पर मुश्तमिल है। मेरा बाप मौलवी बशीर मोहम्मद उस बस्ती की मस्जिद का इमाम था। मेरा नाम नजीर मोहम्मद रखा गया था, लेकिन सब लोग मुझे नाजी कहकर पुकारते थे। मेरा बाप मुझे भी अपनी तरह मौलवी बनाना चाहता था, लेकिन मैं तालीम हासिल करके बहुत बड़ा अफसर बनना चाहता था। मिडिल तक तालीम मैंने गंडा सिंह वाला में हासिल की और फिर मुझे कसूर के हाई स्कूल में दाखिला लेने के लिए कसूर जाना पड़ा। वहां मेरी रिहाइश का बंदोबस्त शुजा नामी एक शख्स के यहाँ किया गया था जो मेरे बाप का दूर का रिश्तेदार था। शुजा का पूरे शहर में बड़ा टहका था। मुझे जल्द ही पता चल गया कि शुजा उस छोटे से शहर का बहुत बड़ा बदमाश है और स्मगलरों के एक गिरोह का सरगर्म रुकन भी। ये लोग अनाज, सोना और हर वो चीज इंडिया को स्मगल करते थे जिससे उन्हें कुछ हासिल होता था। रात के अंधेरे में सरहद पार करने के लिए ये लोग छोटी छोटी बस्तियों के रास्ते इस्तेमाल करते थे।
मेरा 1 साल तो खैरियत से गुजर गया। फिर शुजा ने मुझे भी अपने इस घिनौने बिजनेस में शामिल कर लिया। मैं गिरोह के 2 आदमियों के साथ महीने में 3 मरतबा सरहद पार के शहर फिरोजपुर का भी चक्कर लगाया था। मुझे इस काम से शदीद नफरत थी। हमारे लोगों के मुंह का निवाला छीनकर दुश्मन को खिलाया जा रहा था। मैं अपनी जान छुड़ाना चाहता था। मेरी पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा था, मगर शुजा की मारपीट और धमकियों ने मुझे उनका साथ देने पर मजबूर कर रखा था। एक रात हमारे गिरोह के चंद आदमी लाखों रुपए का माल लेकर सरहद पार जाने वाले थे। शुजा भी उस पार्टी में शामिल था और मैं भी, लेकिन ऐन वक्त पर मैं बीमार पड़ गया। मैंने उस पार्टी के बारे में पहले ही से पुलिस को इत्तला दे दी थी। अगर साथ जाता तो मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। रात 2 बजे के करीब पुलिस और रेंजर्स की एक मुश्तरका पार्टी से स्मगलरों की उस पार्टी का तसादुम हो गया, जिसमें 2 आदमी रेंजर्स के और 3 स्मगलरों के मारे गए। शुजा गिरफ्तार हुआ और उसे 3 साल की सजा हो गई। शुजा की उम्र उस वक्त 45 साल के लगभग थी और उसकी बीवी की उम्र 30 से ज्यादा नहीं थी, जबकि मैं उस वक्त 16-17 का हूँगा। इम्तिहान में सिर्फ 3 महीने रह गए थे। स्कूल तो जाता था, मगर पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल न लगता था। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, लेकिन मुझे किसी अच्छे रिजल्ट की तवक्को नहीं थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। फिर न जाने क्या हुआ कि रजिया मुझसे नाराज हो गई। उसने मुझे घर से भी निकाल दिया। मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। कसूर शायद पाकिस्तान का गंदा तरीन शहर है। चमड़ा साफ करने के छोटे बड़े लातादाद कारखाने हैं। उन फैक्ट्रियों की वजह से आलूदगी इंसानी जिंदगी के लिए खतरे की इंतहाई हद से भी कहीं ऊपर जा चुकी है। चमड़े के उन कारखानों से बहने वाला गंदा पानी सड़कों और गलियों में जोहड़ों की सूरत में खड़ा रहता है। इस गंदे पानी में शामिल केमिकल्स जेर जमीन पानी को भी मुतासिर कर रहे हैं। हैंड पंप्स में आने वाला कड़वा पानी पीने के काबिल नहीं रहा। लोग मुख्तलिफ मोहलक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, मगर न तो महकमा सेहत इस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार है और न ही दूसरे मुतल्लिका महकमे। बहरहाल शुजा को जेल गए हुए 2.5 साल हो चुके थे। 2 महीने और गुजर गए और फिर एक रोज पता चला कि वो जेल से रिहा होकर आ गया है। मैं उन दिनों लाहौरी मोहल्ले के एक मकान में रह रहा था, जहां मैंने कमरा किराए पर ले रखा था। उस टूटे फूटे मकान में 2 ही कमरे सलामत थे। एक में बूढ़ी मालिका अकेली रहती थी और दूसरा मेरे पास था। दोनों कमरों के बीच वसी सहन हायल था। मेरे लिए कमरे का दरवाजा गली की तरफ खुलता था। उस रात मैं होटल से खाना खाकर कमरे में आकर लेटा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो शुजा को देखकर न जाने क्यों मेरा दिल कांप उठा। वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और आदमी भी था। 3.25 साल तक जेल की सख्तियों ने शुजा के कसबल निकाल दिए थे। वो खासा कमजोर नजर आ रहा था। उन दोनों ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी और फिर जल्द ही ये इंकिशाफ भी हो गया कि शुजा को मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। उसे जेल में किसी पुलिस वाले ने बताया था कि 3 साल पहले उनकी मुखबरी मैंने की थी, जिसके नतीजे में न सिर्फ उनका लाखों का माल पकड़ा गया था, बल्कि उनकी पार्टी के 3 आदमी मारे गए और शुजा को भी तवील अरसा जेल में गुजारना पड़ा। उसे मेरे और रजिया के नाजायज ताल्लुकात के बारे में भी पता चल गया था। शुजा कह रहा था, मैं अगर चाहता तो अपने किसी बंदे के जरिए तुम्हें पहले मरवा चुका होता, लेकिन मैंने अपने हाथों से तुम्हें सजा देने का फैसला किया था। मैंने तुम्हें सहारा दिया और तुम मेरी इज्जत से खेलते रहे। नमक हराम, मैंने एक एक पल कांटों पर लौट कर गुजारा है। अब मुझे सुकून उस वक्त मिलेगा जब तुम्हें खून में लथपथ अपने कदमों में लौटते हुए देखूंगा। शुजा ने पिस्तौल निकाल लिया। उस वक्त न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे पैदा हो गई कि मैंने झपट कर उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। शुजा को शायद इसकी तवक्को नहीं थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैं पैर दर पैर ट्रिगर दबाता चला गया। पहली गोली उसके पेट में लगी, दूसरी सीने में, और जब वो आगे को झुका तो तीसरी गोली ने उसकी खोपड़ी में सुराख कर दिया। वो मुझे अपने कदमों में खून में लथपथ तड़पाना चाहता था, लेकिन खुद मेरे कदमों में ढेर हो गया। उसका दूसरा साथी दहशतजदा सी नजरों से ये सब कुछ देख रहा था। उसने दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ दरवाजे तक पहुंचता, मेरे पिस्तौल से निकलने वाली गोली उसके कंधे में बेवस्त हो गई। वो चीखता हुआ गिरा। दूसरी गोली उसके पहलू में लगी। मैंने उन दोनों को मौत के घाट तो उतार दिया था, लेकिन अब मुझ पर खौफ तारी हो रहा था। मुझे अपनी आंखों के सामने फांसी का फंदा नजर आने लगा। मैंने पिस्तौल फेंक दिया, ट्रंक में रखे हुए रुपए निकाल कर जेब में डाले और कमरे से बाहर आ गया। इत्तेफाक से उस वक्त गली में कोई नहीं था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और तेजी से एक तरफ चलने लगा। पहले मैंने सोचा कि गांव चला जाऊं, मगर ख्याल आया कि गांव में तो फौरन ही पकड़ा जाऊंगा। मैं लारी अड्डे पर पहुंच गया। उस वक्त लाहौर जाने वाली एक बस अड्डे से निकल रही थी। मैं दौड़कर उसमें सवार हो गया। मेरे पास 600-700 रुपए थे, जो कई महीनों से थोड़े थोड़े से बचा कर जमा किए थे। मेरा ख्याल था कि ये रकम 10-15 दिन के लिए काफी थी। इस दौरान मैं कोई बंदोबस्त कर लूंगा। लाहौर में पहली रात मैंने रेलवे स्टेशन के सामने एक चारपाई होटल में गुजारी। ऐसे होटलों में खाना भी सस्ता होता है, लेकिन पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं।
हर घंटे 2 घंटे के बाद कोई ना कोई संतरी टपक पड़ता है। कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, ऐसे सवालात करके हर पुलिस वाला कुछ न कुछ ऐंठ कर चला जाता है। उस एक रात में मेरी जेब से भी इसी तरह 50 रुपए निकल गए थे। इस तरह मुझे वो होटल बहुत महंगा पड़ा। मैं काम और पनाह की तलाश में एक हफ्ता मारा मारा फिरता रहा और आखिरकार दिल्ली दरवाजे के बाहर एक होटल में काम मिल गया। आराम करने का मौका नहीं मिलता था। रात 12 बजे के बाद मैं छत पर जाकर सो जाता, मगर सुबह 5 बजे उठा दिया जाता। 1 महीने के बाद इंकिशाफ हुआ कि इस होटल का मालिक ब्राउन शुगर का कारोबार भी करता था और उसकी असल आमदनी वही थी। मैंने बास बड़े बड़े लोगों को चमचमाती हुई गाड़ियों पर और कई सादा लिबास पुलिस वालों को भी वहां आते देखा था। पुलिस वालों की मुट्ठी गर्म कर दी जाती, वो चाय पीते और सेठ को सलाम करके चले जाते। एक रोज होटल पर आने वाले एक ग्राहक को देखकर मैं चौंक गया। उसे पहचानने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो कसूर में चमड़े के कारखाने में मेरे साथ काम करता था। उसने भी मुझे पहचान लिया था और फिर बातों ही बातों में उसने इंकिशाफ किया कि कसूर की पुलिस अब भी मुझे तलाश कर रही है। मैंने शुजा के साथ जिस आदमी को 2 गोलियां मारी थी वो जिंदा बच गया था और उसने पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। पुलिस मेरी तलाश में मेरे गांव भी गई थी और मुझे वहां न पाकर मेरे बाप मौलवी बशीर मोहम्मद को गिरफ्तार करके कसूर के हवालात में बंद कर दिया गया। मेरे बारे में पूछने के लिए उस पर इस कदर तशद्दुद किया गया कि उसने हवालात में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने रात की तारीकी में उसकी लाश एक सड़क पर डालकर गोली चला दी और ये जाहिर किया कि उसने फरार की कोशिश की थी और पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुझे बाप की मौत का बहुत दुख हुआ और पहली मर्तबा पुलिस के लिए मेरे सीने में नफरत की चिंगारी भड़की। मगर अफसोस इस बात का था कि अपने बेगुनाह बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो शख्स मुझसे 50 रुपए उधार लेकर चला गया। मैं समझ गया था कि ये पैसे मुझे वापस नहीं मिलेंगे और वो शख्स दोबारा भी आएगा। उसने अगरचे मुझे तसल्ली दी थी कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगा, मगर मैं मुतमईन नहीं था। मैं होटल में आने वाले हर शख्स को शक व शुबे की निगाह से देखने लगा। कोई मेरी तरफ गौर से देखता तो मेरा दिल धड़क उठता। 2 दिन बाद वो शख्स फिर आया। इस मर्तबा उसने 2 दिन के वादे पर 100 रुपए मांगे। अब मैं समझ गया कि वो वाकई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने उसे 100 रुपए तो दे दिए, लेकिन संजीदगी से इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये जगह अब मेरे लिए महफूज नहीं रही थी। मैंने उसके अगले फेरे से पहले ये जगह छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उसी रात 12 बजे के करीब वो फिर टपक पड़ा और मुझसे 200 रुपए का मुतालबा किया। बकौल उसके उसे फौरी तौर पर गुजरांवाला जाना पड़ गया था और उस वक्त कहीं से रकम का बंदोबस्त नहीं हो सकता था। अलबत्ता मुझसे उसे इनकार की तवक्को नहीं थी। उस वक्त होटल में ज्यादा ग्राहक नहीं थे और वैसे भी मेरी छुट्टी का वक्त हो गया था। मैं उसे लेकर अकबरी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दिल्ली दरवाजे और अकबरी दरवाजे के बीच एक ऐसी जगह भी आती है जहां सड़क के ऐन दरमियान में 2-3 पुरानी इमारतें हैं। इस तरह यह सड़क 2 हिस्सों में बंट जाती है, एक उन कदीम इमारतों के सामने से और दूसरी पिछली तरफ से निकलती है। मैं उसे लेकर पिछली तरफ वाली सड़क पर आ गया। उस सड़क के साथ ही एक पार्क और उसके साथ गंदा नाला बहता था, जिसके दूसरे किनारे पर लाहौर के कदीम शहर की इमारतें थीं। मैं उसे लेकर पार्क में आ गया। सड़क पर ट्रैफिक भी कम थी और पार्क भी सुनसान पड़ा था। वो जरा घबरा सा गया था, लेकिन मैंने उसे बताया कि होटल से मेरी छुट्टी हो गई है, यहाँ कुछ देर बैठकर बातें करेंगे। पार्क के वस्त में पहुंचकर मैंने अचानक ही उसे दबोच लिया। वो उम्र में अगरचे मुझसे बड़ा था, लेकिन जिस्मानी तौर पर कमजोर सा था। उसने मजाहमत करते हुए चीखने की कोशिश की, मगर मैंने एक हाथ से उसका मुंह दबा लिया और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन मरोड़ने लगा। मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आया। मुझे जिंदा रहना था और अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस जैसे लोगों का मरना जरूरी था। गर्दन मरोड़कर मैंने उसे गंदे नाले में फेंक दिया। उसके लिए यही जगह सबसे ज्यादा मुनासिब थी। मैं पार्क में सीधा आगे निकल गया और फिर बाहर निकलकर चक्कर काटता हुआ होटल वापस आ गया और छत पर जाकर सो गया। चंद रोज सुकून से गुजर गए और फिर एक रात जब मैं छत पर दूसरे लड़कों के साथ सो रहा था, शोर की आवाज सुनकर जाग गया। 1-2 गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई दी। इसी दौरान एक आदमी सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ छत पर आ गया। उसके हाथ में कपड़े का एक थैला था। वो होटल का मालिक सेठ रमजान था। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या हुआ सेठ जी, गोलियां क्यों चल रही हैं? सेठ ने कहा, पुलिस ने छापा मारा है। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैं समझ गया कि पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया है और मेरी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया है। मैं सेठ की आवाज सुनकर चौंका। ओए नाजी, इस मर्तबा इन कुत्तों को हड्डी नहीं मिली तो छापा मार दिया। ये थैला पकड़ और भाग जा यहाँ से। मैं सुबह 9 बजे तुम्हें भाटी चौक पर फज्जे पहलवान के होटल पर मिलूंगा। संभाल कर रखना थैला, कहीं गिरा मत देना। अब भाग जा। उस तरफ साथ वाली छत से टांगों के अड्डे की तरफ कूद जाना। मैंने उसके हाथ से थैला लिया और साथ वाली छत पर छलांग लगा दी। उससे अगली छत पर कूदकर मैं मेन रोड की तरफ आ गया। उस तरफ सड़क के साथ टांगों का अड्डा था, जहां सुबह से आधी रात तक टांगे खड़े रहते थे, लेकिन उस वक्त अड्डा खाली था। मैंने छत के किनारे पर पहुंचकर नीचे झांक कर देखा और फिर छलांग लगा दी।
बुलंदी 12 फुट से ज्यादा नहीं थी और वैसे भी नीचे खुश्क लिद की तहें बिछी हुई थी। नीचे गिरते ही मैं उठकर बाईं तरफ दौड़ने लगा, मगर मुझे मोहतात हो जाना पड़ा। सड़क की दूसरी तरफ थाना था। गेट अगरचे बंद था, मगर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर कोई संतरी बाहर आ सकता था। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ सर्कुलर रोड पर पहुंच गया। उस वक्त अगरचे रात के 3 बजने वाले थे, लेकिन एक तरफ रेलवे स्टेशन और दूसरी तरफ लारी अड्डा होने की वजह से उस सड़क पर कुछ ट्रैफिक रवां था। मैं सड़क पार करके रेलवे लाइन के एक मोरिया पुल के नीचे से गुजरते हुए मिसरी शाह की तरफ निकल आया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरी मंजिल कहाँ है, कौन सा ठिकाना है जहां मुझे जाना है। मैं तो इस जगह से ज्यादा दूर निकल जाना चाहता था ताकि पुलिस के हाथ न आ सकूं। मिसरी शाह के चौक से जरा पहले एक तांगा मिल गया जो अंदर ही अंदर होता हुआ लारी अड्डे की तरफ से आया था। मुझे देखकर तांगे वाले ने मीरा दी खुई की आवाज लगाई। मैं दौड़कर तांगे पर सवार हो गया। 3 सवारियां पहले ही से तांगे पर बैठी हुई थीं। वो रात मैंने मीरा साहब के दरबार के कंपाउंड में गुजारी। वहां कुछ और लोग भी पड़े सो रहे थे। मैं भी एक कोने में दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और मोहतात नजरों से इधर उधर देखने लगा। सब लोग फर्श पर सो रहे थे। मैंने थैला खोलकर झांका तो मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। थैले में 1500 और 100 रुपए वाले नोट भरे हुए थे। इन नोटों के नीचे सफेद पाउडर की थैलियां भरी हुई थीं। मैंने एक बार फिर इधर उधर देखा, थैले को गिरह लगाई और स्ट्रैप को कलाई पर लपेट कर थैले को गोद में रख लिया। गैर मुतवक्के तौर पर इतनी दौलत हाथ आ गई थी और अब तो मेरे सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं समझ नहीं सका कि सेठ ने वो थैला मेरे हवाले क्यों किया था। बहुत सोचने के बाद एक ही बात मेरे जहन में आई। वो थैला किसी और को देना चाहता होगा, लेकिन बदहवासी और जल्दबाजी में मेरे हवाले कर दिया। या उसे मुझ पर इतना एतमाद था कि उसने थैला मुझे देकर सुबह 9 बजे भाटी चौक पर फज्जे पहलवान के होटल पर मिलने को कहा था। उसका ख्याल था कि शायद मैं रकम और हेरोइन की थैलियों से भरा हुआ ये थैला लेकर सुबह फज्जे के होटल पर पहुंच जाऊंगा। उसने वाकई ये सोचा था तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक था। इतनी बड़ी रकम का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इत्तेफाक से ये रकम मेरे हाथ आ गई थी और मैं इतना अहमक नहीं था कि ये रकम उसके हवाले कर देता। मुझे ये भी इल्म था कि सुबह जब मैं फज्जे के होटल पर नहीं पहुंचूंगा तो मेरी तलाश शुरू हो जाएगी। वो शहर का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। मेरे लिए महफूज तरीन जगह ये दरबार ही था।